आइए हम लोग 10th क्लास यूपी बोर्ड की जो आपकी थर्ड पोएम थी, ये द विलेज सॉन्ग, उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैंने आपको सेंट्रल आइडिया और पोएम पूरी पढ़ा दी है, ठीक है। तो पूरे मैं सारे पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, मैं एक एक समझा के आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में बने रहें। देखिए, पैराग्राफ में आपको पढ़ा चुका था, हनी चाइल्ड वाई देयर आर यू गोइंग। हनी बेटा हनी, कहाँ जा रही हो मेरी बच्ची हनी, कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम सभी अपने जो ज्वेलरी थी आल टू द ब्रीज ब्लोइंग, इस बहती हुई हवा में फेंक दोगी। कास्ट मैंने फेंकना होता है, याद रखिएगा। वुड यू लीव द मदर्स, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। हु ऑन द गोल्डन ग्रेन्स हैज़ फीड यू, जिसने तुम्हें गेहूँ बोल सकते हो, गोल्डन ग्रेन सुनहरे दाना का तो मतलब गेहूँ ही हुआ ना। तो हैज़ फीड यू, जिसने तुम्हें खिलाए हैं। फीड माने पोषित करना है, खिलाना, ठीक है, खिला चुकी है। तो वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम दुखी कर दोगी द लवर्स यानी प्रेमी को। हु इज़ द राइडिंग फोर्थ, जो घुड़सवारी करके आगे आ रहा है टू वेड यू, तुमसे शादी करने। तो ये इसका मतलब था, पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से अब देखिए इसके क्वेश्चन कितने सिंपल हैं और आसान है, आप जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, फ्रॉम विच, पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव स्टेंजा बीन टेकन। सिंपल से है, समझ में आ गया होगा आपको क्या पूछना चाहता है वो। फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव स्टेंजा बीन टेकन, जो ये आपकी कविता है, किस, फ्रॉम विच पोएम, किस कविता से, हैज़ द अबव स्टेंजा ये पद्यांश, ठीक है, बीन टेकन लिया गया है। हु हैज़ कंपोज दिस पोएम, और इसके रचयिता यानी यह संगीतकार, ठीक है। कंपोजर माने तो इसे संगीतकार होता है, लेकिन कंपोज यानी इसको किसने रचा है, ठीक है, कौन है इसके रचयिता। तो अब इसका उत्तर अब बिल्कुल सिंपल है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, बगल में आप देख सकते हो ये क्या लिखा है। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आपको सिर्फ कहाँ से उठाना है, सब्जेक्ट से उठाना होता है। तो द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है। द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, अब किस पोएम से लिया गया है, विलेज सॉन्ग से। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये ध्यान से अगर आप देखिए तो ये पैसिव वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो उठा रहा है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, फिर द विलेज सॉन्ग। अब इसको कंपोज किसने किया था, द कंपोजर ऑफ दिस पोएम इज सरोजनी नायडू। कंपोजर ऑफ दिस पोएम इज सरोजनी नायडू, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको याद हो गया होगा, हमें उम्मीद है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच क्रोमनी इज अबाउट टू बिगिन इन अबव, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, विच सेरेमनी इज अबाउट टू बिगिन इन द अबव स्टेंजा। विच सेरेमनी यानी कौन सा सेरेमनी, सेरेमनी मैंने क्या होता है, उत्सव या, ठीक है। इज अबाउट टू मैं आपको बता चुका हूँ, वाला या वाली के लिए लगता है। अबाउट टू बिगिन यानी शुरू होने वाला है, ठीक है। समारोह, आप सेरेमनी यहाँ उचित क्या रहेगा, समारोह बोलना। इन द अबव स्टेंजा, ऊपर ये पद्यांश में कौन सा समारोह शुरू होने वाला है, तो कौन सा आपको मालूम है, उसकी लड़की की, यानी सरोजनी नायडू जो अपनी लड़की की ही शादी की वार्ता कर रही थी एक कल्पना करके, तो उसमें वो लड़की की शादी होने वाली थी ना, यानी वेडिंग सेरेमनी होने वाली थी। तो द वेडिंग सेरेमनी ऑफ द डॉटर इज अबाउट टू बिगिन, क्या था, विच की जगह कौन सी होने वाली थी, तो वेडिंग सेरेमनी होने वाली थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वेडिंग सेरेमनी ऑफ द डॉटर, ठीक है, पुत्री की शादी का समारोह होने वाला था। इज अबाउट टू बिगिन, शुरू होने वाला था। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल आपको देखो सिर्फ विच की जगह डालना है, बाकी पूरा आपका वही रहना है। कितना आसान है उत्तर छाटना, ठीक। अब आपको थोड़ा पैराग्राफ पता होना चाहिए, या आपने ये पैराग्राफ आप तुरंत नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपने स्कूल में आपने पढ़ रखा है, आपको हिंदी आती है, उसका थोड़ा सा नॉलेज है, तो आप कर सकते हैं आसानी से। फॉर वाट द गर्ल्स मदर ड्रॉज हर अटेंशन, फॉर वाट यानी किस चीज़ के लिए, द गर्ल्स मदर यानी लड़की की माँ, यानी सरोजनी नायडू या पोएट्री जो कंपोजर हैं इसकी, ड्रॉज यानी खींचती हैं, हर अटेंशन यानी उसका ध्यान, उसकी माँ उसका ध्यान किस लिए खींचती हैं, किस चीज़ के लिए खींचती हैं, तो किसके लिए खींच रही थी, कि जो उससे शादी करने वाला है उसको ध्यान में रखो, तुम्हारा घाघरा सिल रहा है उस पर ध्यान रखो, है ना, मत जाओ यहाँ से, यही तो समझा रही थी आपको, तो यह मैं बता चुका हूँ। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा, गर्ल्स मदर ड्रॉज हर अटेंशन टू द फैक्ट, ठीक, तथ्यों पर, किस किस तथ्यों पर, दैट द ब्रिजग्रूम, ब्रिजग्रूम का मतलब जो आप दुल्हन का घाघरा है उस पर अटेंशन कर रही थी। होम सी लव्स, जो उसे प्रेम करता उसके लिए।
इज कमिंग ऑन हॉर्स बैक, पीठ पे लद के आ रहा है, किसके, इज कमिंग ऑन हॉर्स बैक, घोड़े पे चला आ रहा है, ठीक है। होम सी लव्स, जो उससे प्रेम करता है, हिज कमिंग ऑन हॉर्स बैक, वो उस पर घोड़े की पीठ पर आ रहा है। टू गेट वेडेड विथ हर, उसके साथ शादी करने के लिए, ठीक है। इस पे वो ध्यान कर रही है कि देखो तुम्हारा दूल्हा आने वाला है, तुम्हारी जो है घाघरे की तैयार हो रहा है, ठीक, यही तो उन समझा रही थी। तो यही तो तथ्य फैक्ट्स थे आपके इस वाले में भी, तो यही है ना, ठीक है। तो इसमें क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, ये मेन तथ्य थे, ठीक। तो ये राइटिंग वाला है ना, इसलिए इसमें राइटिंग वाला ज़्यादा ध्यान दिया गया। आप भाई पैराग्राफ में ये है तो आपको उसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। आप यहाँ से भी इसका आंसर लिख सकते थे, ठीक है ना। अगर हम लोग ये भी लिख सकते थे, कौन कौन सा फैक्ट था ये, कि द गर्ल्स मदर ड्रॉज हर अटेंशन टू द फैक्ट दैट कि योर लवर हु इज़ राइडिंग फॉर टू वेड यू, यू वुड यू ग्रीफ हिम, क्या तुम उसे दुखी कर दोगी, ठीक है। इस तरीके से भी हम बना सकते थे, आप यही वाली लाइन लिख सकते थे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है अगला वाला, आप देख सकते हो, मदर माइन, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड फॉरेस्ट का मतलब तो जंगली जंगल हो गया, ठीक है। तो जंगली जंगल का मतलब प्रकृति से भरा हुआ जंगल, ठीक है। यहाँ पर वाइल्ड का मतलब प्रकृति की चीज़ों से भरा हुआ, वो मतलब है। यहाँ जंगली का मतलब एक हिंसक प्रवृत्ति से आप ना लें, ठीक है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, वेयर अप ऑन द चाम्स बक्स आर द चंपा, है ना, चंपा के जो बक्स हैं, कलियाँ हैं, द चंपाज बर्ड्स हैं, बक्स माने सॉरी डंगाल, चंपा के डंगालों में चंपा की कलियाँ खेल रही हैं, ठीक है, आर ब्लोइंग खेल रही हैं। और द कोयल्स हॉन्टेड, यानी पुकार रही है, रिवर आइल्स, रिवर्स, देखिए रिवर्स आइल्स का मतलब होता है, आइल्स माने टापू होता है, तो नदियों के टापू। वेयर द लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहाँ पर लोटस और लिलियाँ यानी कुमुदनियाँ खेल रही हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक, जहाँ जो आपकी फेरी माने क्या होता है, परियाँ, परियों के लोकगीत मुझे पुकार रहे हैं, ठीक है। तो ओ लिसन, इसे ध्यान से सुनो, ये इसका अर्थ था। आइए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर क्या थे हमारे, वाट डिड द डॉटर टेल हर मदर, ठीक, डॉटर क्या बोलती है अपनी मदर से। तो आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, उसने क्या बोला था कि फेरियाँ मुझे बुला रही हैं, मैं जंगल जाऊँगी, यही तो बोला ना उसने। तो द गर्ल्स टोल्ड हर मदर दैट सी वाज गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। आप कुछ खुद अपना ट्रांसलेशन यूज कीजिए कुछ पोएम का। देखिए अगर आपको जो नॉर्मल राइटर लिखते हैं, यानी गद्यांश पद्यांश की बात अगर हम करें ना, तो एक पोइट्री है, एक प्रोज, अगर प्रोज का पैराग्राफ होता तो आप सिंपली सेंटेंस बने बनाए होते हैं, आपको सिर्फ लिखना होता है और थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपकी पोइट्री है तो आपको कुछ तो ग्रामर का यूज करना पड़ेगा ना सेंटेंस में बदलने के लिए। तो द गर्ल्स टोल्ड हर मदर दैट सी वाज गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, यही तो पहले लाइन में यही था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द गर्ल वांट टू डू टू गो टू द फॉरेस्ट, वाई डज द गर्ल वांट, क्यों जाना चाहती है, टू गो, ठीक है, वांट टू गो, जाना चाहती है, टू द फॉरेस्ट, जंगल को। याद रखिएगा आप, देखिए एक साथ दो दो वर्ब होती हैं तो एक में टू या एनजी लगा के यूज करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो वाई डज द गर्ल्स वांट, लड़की क्यों चाहती है, टू गो, जाना, टू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर। हु हैज़ टिनी आइलैंड्स, ठीक है, ये तो थर्ड है, हु इज़ टिनी आइलैंड्स, तो छोटे टापू क्या हैं, तो वो बाद में आएगा, वो तो रिवर आइल्स थे ना, आइल्स पढ़ते हैं उसको ध्यान रखिएगा, एस साइलेंट रहता है। पहले इसका उत्तर हम लोग कर लेते हैं, क्या है कि द गर्ल्स वांट टू गो द फॉरेस्ट बिकॉज, क्या क्या था वहाँ पर, कोयल बोल रही थी, चंपा खिल रहा था चंपा के डंगाल में, ये तो सब था। तो बिल्कुल सिंपल से द गर्ल्स वांट टू गो टू द फॉरेस्ट, आपका आधा तो वही क्वेश्चन से आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद बिकॉज, क्योंकि देयर द चंपा बड्स आर ब्लोइंग ऑन द ब्रांचेस, बक्स माने टहनियाँ होती हैं ना, तो ब्रांचेस आप बोल सकते हो। द कुकू रिसाउंड्स द आइल्स, कुकूज यानी कोयल जो है बोल रही थी, पुकार रही थी, आइल्स यानी कि रिवर्स के टापुओं में, ठीक है ना, विथ इट्स क्वीन, पुकारते हुए। द फेरी फोक आर कॉलिंग हर, और जो लोकगीत थे परियों के वो उसे बुला रहे थे, यही तो रीजन था, तभी तो जाना चाहती थी ना। सिंपल है, आप इसको दो तीन बार दोहराइए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन था, हु हैज़ टिनी आइलैंड्स, ठीक है। तो ये टिनी आइलैंड्स यानी छोटे आइलैंड्स क्या हैं, तो द रिवर हैज़ द टिनी आइलैंड्स, ठीक।
हु हैज़, कौन रखता है टिनी आइलैंड। छोटे छोटे टापू कहाँ होते हैं, किस पे होते हैं, तो नदियों में होते हैं। बहुत बड़ी नदियाँ होती हैं, उनके बीच बीच में टापू होते हैं, तो उनको हम लोग आइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो द रिवर हैज़ टिनी आइलैंड, हैज़ माने यार रखना हुआ, ठीक है ना। और ये याद रखिए हैज़ जब वर्ब होती ना कि गॉन, तो उस वहाँ पर फिर वो परफेक्ट वाली बात होती है, लेकिन यहाँ कोई वर्ब नहीं है, तो ये एक सिंपल यहाँ अधिकार वाली बात है। द रिवर हैज़ द टिनी आइलैंड्स। ठीक, उसके बाद अगला नेक्स्ट लास्ट नहीं है अभी, इसके बाद और होगा पैराग्राफ, दो हैं। देखिए 13 पैराग्राफ के दो क्वेश्चन हैं। व्हाट डज द मदर रिमाइंड्स ऑफ द गर्ल, तो क्या याद दिलाती है उसकी माँ। तो उसकी माँ क्या याद दिला रही थी कि जो यहाँ पर संगीत चल रहा है यही तो था, हनी चाइल्ड वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ द प्लीजर्स, जो है पूरा संसार खुशियों से भरा हुआ है। आप द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड द क्रेडल सॉन्ग्स एंड द सैंडल सेंटेड लेजियर, जो ब्राइडल सॉन्ग्स यानी दुल्हन के गीत हैं, क्रेडल सॉन्ग जो शादी समारोह के गीत हैं, एंड द सैंडल सेंटेड यानी जो चंदन की महक है, लेजियर यानी धीरे धीरे बह रही है। ठीक है, तो योर ब्राइडल रॉप्स आर इन द लूम, तुम्हारा जो घाघरा है वो तैयार हो रहा है लूम में। सिल्वर एंड द सैफरन ग्लोइंग, उसमें सुनहरा और केसरिया रंग बहुत ही चमक रहा है, यही तो याद दिला रही थी। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारा केक जो है वो भट्टी पर चढ़ा हुआ। ओ वाइदर आर यू गोइंग, तो तुम कहाँ जा रही हो। ठीक है ना, यही तो था ना। तो यही सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, तो आप सिर्फ ऊपर वाला लाइन भी आप लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो इन्होंने आंसर में तो सिर्फ एक लिखा, आप अगर तीनों चीज़ें लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। द मदर्स रिमाइंड्स द गर्ल ऑफ द ब्राइडल सॉन्ग्स, कैडल सॉन्ग्स एंड सैडल सेंटेड लेजियर। ठीक है ना, लेजर याद रहेगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था वेयर आर द ब्राइडल रॉब्स, ब्राइडल का रॉब्स कहाँ था, तो लूम में तो था। ठीक है ना, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम्स, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द सिल्वर एंड द सेफ्रन ग्लोइंग ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, जो सिल्वर और सेफ्रन यानी केसरिया चमक रहा था। उन्होंने देखिए इस दोनों को मिक्स करके बढ़िया अच्छा सा पूरा बना दिया एक सेंटेंस। ठीक है, आप अगर इतना भी लिख देते यहाँ से लाइन से, योर की जगह क्या लिखना था, ब्राइडल लिखना था ना, ब्राइडल रॉब्स। ठीक है, ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सेफर ग्लोइंग, आप इतना भी आंसर लिख देते बिल्कुल करेक्ट हो जाता। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 14 लास्ट वाला जो 4th नंबर आपका पैराग्राफ था, उसमें है वाई डज द गर्ल सीम्स अनइम्प्रेस्ड, जो लड़की थी वो क्यों अनइम्प्रेस्ड सी प्रतीत हो रही थी, प्रभावित क्यों नहीं थी। ठीक है, तो द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड द क्रेडल सॉन्ग हैज़ द कैंडेंस ऑफ सरो, ये सब किसके प्रतीक थे, दुख के प्रतीक थे, इसलिए उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था ना। तो यही आपको इसमें आंसर में भी लिखना है। द गर्ल्स सीम्स अनइम्प्रेस्ड बिकॉज सी फ्लैटली सेज, बिल्कुल सीधे सीधे बोलती है वो, दैट द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड द क्रेडल सॉन्ग्स सीम्स टू एंड इन सॉरो, वो दुख के अंत के प्रतीक थे। ठीक है, इसलिए। और द लाफ्टर ऑफ द प्रेजेंट डे फुल ऑफ सन will end in the strong wind of the death soon after, the laughter यानी हंसी ऑफ द प्रेजेंट डे, उस दिन, फुल ऑफ द सन पूरे जो सूरज की रोशनी थी, विल एंड होगी, अंत होगी, इन द स्ट्रॉन्ग विंड्स एक अच्छे तेज गति से चलने वाली हवा की, ऑफ द डेथ है ना मृत्यु, सून जल्दी ही, आफ्टर बाद में जो एक हवा होगी उसकी मृत्यु का कारण होगी क्या, ये जो सूरज की आज की हंसी है। समझ में आई बात। तो देखते होगे ना आप, ये जो है ये जो कंपोज़र है वो कंपेयर कर रहा है कि जब तेज़ हवा तेज़ धूप होती है तो फिर हवाएं खूब तेज़ चलती हैं और रात में आके शांत हो जाती हैं। तो ये अभी तो खिलखिलाती हुई अच्छी धूप अच्छी लगती है, फिर उस हवा के तो मृत्यु का कारण बन जाती है ना, शाम को जब अंत होता है तो हवा शांत हो जाती है। ये कंपेयर करने का मतलब कि अभी तो शादी हो रही है तो मैं बहुत खुश हूँ, सब माहौल बना है, फिर कल मैं दुखी होंगी, ये बात। तो वहाँ से ये आपका पैराग्राफ था ना ये ऊपर, द कैडल सॉन्ग्स ऑफ सौरो। आप अगर ये दोनों पैराग्राफ लाइनें लिखते हैं तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, द प्रूफ्स दैट देयर इज़ नो रियल हैप्पीनेस इन वर्ल्डली लाइफ। ठीक है, द प्रूफ्स ये इस बात का सबूत है दैट कि देयर इज़ नो रियल हैप्पीनेस, यहाँ पर कोई वास्तविक सुख नहीं है, इन वर्ल्डली लाइफ, इस सांसारिक जिंदगी में। ठीक है, इसके बाद है अगला आपका वाई इज़ द गर्ल्स लिविंग होम, लड़की ने घर क्यों छोड़ दिया। तो लड़की ने क्यों, क्योंकि उसको बार बार वो ये लग रहा था कि जंगल से उसको कौन पुकार रहा है, फेरी पुकार रही हैं,
वहाँ पर झरने की आवाज़ें उसको अच्छी लग रही हैं, इसीलिए तो उसने छोड़ा था ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए नीचे था ना, फॉर स्वीटर साउंड्स द फॉरेस्ट नोट्स वर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, दूर गिर रही थी। और ओ मदर माइंड में आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ नहीं रह सकती, माई फेरी फॉक आर द कॉलिंग, बोला रही थी। अगर इतना भी लिख देता है कोई बच्चा तब भी उसको मार्क्स मिलेंगे, और दोनों लाइनें लिख देते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। देखिए कैसे लिखा गया, द गर्ल्स इज़ लिविंग होम, जैसे आपका देखिए कोर्स प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन, उसी पैटर्न में आप आंसर दीजिए। व्हाई इज़ द गर्ल लिविंग होम, तो द गर्ल लिविंग होम बिकॉज, क्योंकि द फॉरेस्ट नोट्स वर फॉरेस्ट स्ट्रीम फॉल एंड फ्लो आर फार स्वेटर दैन द ब्राइडल सॉन्ग्स, ब्राइडल सॉन्ग से भी अच्छा संगीत जो है क्या अच्छा था, झरनों की लहरों की आवाज़ थी, है ना। फॉरेस्ट नोच, जंगलों में जो आवाज़ें आती हैं भिन्न भिन्न जीव जंतुओं की, वो थी, ठीक है ना, वो बह रही थी। ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, ब्राइडल और क्रेडल सॉन्ग्स, ठीक है, दुल्हन के गीत और शादी के गीतों से। और मोर एवर द फेरीज आर कॉलिंग, और इससे भी अधिक द फेरीज आर द कॉलिंग, जो परियां थीं वो उसे बुला रही थी। फेरीज बहुवचन बना दिया, प्लूरल बना दिया ना, आर कॉलिंग हर, उसे बुला रही थी, इसलिए उसने घर छोड़ा था ना। ठीक है, वेरी सिंपल है, आपको समझ में भी आ गया होगा, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद भी हो गए होंगे। आपको तो इससे शॉर्ट आने नहीं है, आपको सिर्फ पैराग्राफ दिया जाएगा, ये नया चैप्टर है, तो इससे पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाए। सरल है, सिंपल है, ये क्वेश्चन ईजी है, आप कर सकते हो इसको। 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वीडियो इतना ही रखते हैं हम लोग, नहीं तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको अगले नई पोएम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा।